स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, काफी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार बीजेपी जो है वो किसको वाइस प्रेसिडेंट बनाएगी। कई लोगों का मानना था कि हो सकता है मुख्तार अब्बास नकवी जो कि यूनियन मिनिस्टर थे उनको हटाकर सरकार बनाएगी। तो कई सारी चीजों के बीच फाइनली कल बीजेपी के द्वारा अनाउंस किया गया कि जो इस समय वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धाकर, उनको यहां पर वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार बनाने जा रही है। और मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि बीजेपी का बहुमत है तो वो यहां पर ये चुनाव मोस्ट प्रोबेबली जीत जाएंगे, जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा इस पूरे वीडियो के दौरान कौन है जगदीप धाकर। क्योंकि यहां पर आपको पता होगा कि काफी ज्यादा तनाव रहा है दोनों के बीच में, जगदीप धाकर और वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। साथ ही साथ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिटेल से समझेंगे दोनों चीजों को, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा सिर्फ 2 दिन और आपके पास बचे हैं। यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों, जिसका क्लास हर रोज सुबह 8 बजे होता है, वो आप एनरोल करा सकते हो। यहां पर आपको पता होगा कि हम 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको देते हैं। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली हमने कोशिश किया है कि आपका अच्छे से तैयारी हो। एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग कराया जा रहा है, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम होता है, और प्रीलिम्स एग्जाम के जस्ट पहले यहां पर एक क्रैश कोर्स होगा जिसको सक्सेस इन प्रीलिम्स कहा जाएगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा ताकि आपका मेंस अच्छे से हो सके। इसके अलावा आपको पता है कि पूरे जर्नी के दौरान 1-to-1 मेंटरशिप भी आपको मिलेगा। जी हां, एक मेंटर होगा जिससे आप कोई भी डाउट कभी भी पूछ सकते हो। और ये सारी चीजें जस्ट इमेजिन वी आर प्रोवाइडिंग एट जस्ट 19,000 रुपीज। तो जल्द से जल्द अभी के लिए जो इनॉग्रल ऑफर है उसको एनरोल करिए ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या। देखिए पिछले हफ्ते की बात है, जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और यह कहा था कि जो भारत के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है वो आपका कराया जाएगा 6 अगस्त को। 6 अगस्त को क्यों कराया जाएगा? क्योंकि इस समय प्रेजेंट के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू, उनका जो टर्म है वो आपका 10 अगस्त को खत्म होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि एक नया वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। और यहां पर जो आखिरी डेट थी नॉमिनेशन फाइल करने की वो है आपका 19 जुलाई। तो सिर्फ 2 या 3 दिन बचे थे, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी या फिर रूलिंग पार्टी की तरफ से कोई भी उम्मीदवार नहीं आया था। फाइनली कल शाम को यहां पर अनाउंस किया गया कि जो जगदीप धाकर हैं वो बनने जा रहे हैं एनडीए की तरफ से वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। एनडीए ऑब्वियस सी बात है, बीजेपी और बाकी की जो छोटे छोटे पार्टीज हैं वो इसके अंदर एनडीए के अंदर आते हैं। तो उन्होंने यहां पर कहा है कि जगदीप धाकर को जो है हम अपना कैंडिडेट बनाने जा रहे हैं। इसी को लेकर जो बीजेपी के पार्टी चीफ हैं जेपी नड्डा जी, उन्होंने यहां पर उनको बताया कि वो एक किसान पुत्र हैं और अभी तक जो उनका गवर्नर का कार्यकाल रहा है वो एज अ पीपल्स गवर्नर के तौर पर जाने जाते हैं। और जैसा मैंने बताया 6 अगस्त को जब ये इलेक्शन होगा वाइस प्रेसिडेंट का, उसमें मोस्ट प्रोबेबली उनकी जीत हो जाएगी। क्योंकि यहां पर जिस तरह का प्रोसेस है उसमें लोकसभा के जो एमपीज हैं और राज्यसभा के एमपीज दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, और वहां पर आपको पता है कि बीजेपी की काफी अच्छी बहुमत है, तो वो इजिली विन हो जाएंगे। और इसी को लेकर आप देख सकते हो जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया और ये कहा कि जगदीप धाकर जी को काफी अच्छी नॉलेज है कॉन्स्टिट्यूशन की। देखिए वो ऐसा ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होता है वो ऑटोमेटिकली जो चेयरमैन है राज्यसभा का वो भी बनता है। तो राज्यसभा के अंदर अक्सर आप देखते होंगे कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं। कोई भी जब बिल आता है तो लोकसभा के अंदर तो क्लियर मेजॉरिटी रहती है सरकार की, लेकिन राज्यसभा में थोड़ा सा कम मेजॉरिटी है। तो यहां पर प्रॉब्लम कई बार होता है और इसी कुछ चीजों को संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि उनके पास काफी अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है, जो लेजिस्लेटिव अफेयर्स हैं वो काफी अच्छे से वो संभाल सकते हैं और राज्यसभा को इससे काफी अच्छी मदद मिलेगी। देखिए जो जगदीप धाकर है उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर मैं इलेक्शन प्रोसेस पर आऊंगा। 1951 में उनका जन्म होता है राजस्थान के एक छोटे से विलेज में, और ये बेसिकली एक जाट हैं। और साथ ही साथ आगे चलकर उन्होंने लॉयर के तौर पर काम किया और सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस भी किया। 1990 में
उनको सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन भी दे दिया जाता है और उसी के बाद से वो पॉलिटिक्स के अंदर एंटर कर जाते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, जो देवीलाल जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके साथ ये पहले एसोसिएटेड थे, फिर आगे चलकर वो वीपी सिंह की गवर्नमेंट से निकलकर जब यहां पर चंद्रशेखर की गवर्नमेंट बनती है, आपको पता होगा 1990 में काफी ज्यादा टर्बुलेंस चल रहा था इंडियन पॉलिटिक्स में, तो यहां पर जब चंद्रशेखर की सरकार बनती है 1990 में, तो उनको यूनियन मिनिस्टर भी बना दिया जाता है। तो ये हो गया। इसके अलावा आगे चलकर जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनती है तो वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत, अभी आपको पता है ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, तो अशोक गहलोत काफी तेजी से राइज करते हैं, तो वो अपनी जो पार्टी है कांग्रेस से शिफ्ट कर कर राजस्थान में वो बीजेपी की तरफ आ जाते हैं और आगे चलकर वसुंधरा राजे के काफी करीबी माने जाते हैं। फिर फाइनली 2019 में अभी मैं आपको बताऊं तो यहां पर वेस्ट बंगाल का गवर्नर उनको बना दिया जाता है और जब से वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर बने हैं, आपको पता होगा ममता बनर्जी के साथ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है कई सारे मुद्दे पर, जैसे कि यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो गया, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं, चाहे ट्विटर हो, हर जगह यहां पर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट आपको दोनों के बीच में देखने को मिलता है। और इसीलिए इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो टीएमसी जो है, कांग्रेस पार्टी के अगर आप बाद में देखोगे तो टीएमसी सेकंड लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है राज्यसभा में, तो इसको लेकर काफी कयास लगाया जा रहा है कि आगे चलकर तो बहुत ज्यादा विरोध होने वाला है। क्या होगा वी डोंट नो, बट यहां पर आप देख सकते हो जैसे ही ये खबर आया तो ममता बनर्जी की तरफ से, उनकी जो पार्टी है उनकी तरफ से बयान आया है कि वो पूरे पार्टी साथ में मिलेंगे बहुत ही जल्द और यहां पर डिस्कस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट का जो पोल होना है उसको लेकर प्लान किया जाएगा कि आखिरकार किसको वोट देना चाहिए। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया सिर्फ अभी तक एक ही उम्मीदवार यहां पर आए हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ऑपोजिशन ने कोई भी उम्मीदवार अपनी तरफ से नहीं उतारा है। जैसे कि प्रेसिडेंट के चुनाव में तो आपको पता है यशवंत सिन्हा जी को ऑपोजिशन का उम्मीदवार उतारा गया है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की कैंडिडेट हैं, मोस्ट प्रोबेबली उनकी जीत हो जाएगी। लेकिन यहां पर अगर मैं आपको बात बताऊं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, तो उनका अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स देखोगे तो आर्टिकल 63 ये कहता है कि भारत के अंदर एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। फिर आगे चलकर आर्टिकल 64 ये कहता है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, चेयरमैन ऑफ द काउंसिल का मतलब यह काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होता है, इसको कहते हैं राज्यसभा, तो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा लोकसभा के अंदर जो होते हैं उनको स्पीकर कहा जाता है, लेकिन राज्यसभा के अंदर उनको चेयरमैन कहा जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 65 भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें यह कहा गया है कि अगर इन केस जो ऑफिस है प्रेसिडेंट का वो वैकेंट हो जाता है, इन केस बाय चांस किसी प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई ड्यूरिंग द ऑफिस, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तब तक जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता तब तक वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते हैं। तो ये आर्टिकल 65 है। फिर अगर हम बात करें इलेक्शन का, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, तो ये आपको मिलेगा आर्टिकल 66 के अंदर। यहां पर जो पूरा प्रोसेस है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का वो बताया गया है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए वाइस प्रेसिडेंट के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करता है ये बहुत जरूरी है। ही शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब ध्यान से सुनना, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो मेंबर्स हैं वो इस इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो इलेक्शन होता है इट इज बेसिकली सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे होता है, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होते हैं। इसके अलावा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना ये ओपन बैलेट सिस्टम के माध्यम से नहीं होता है, ये सीक्रेट बैलेट होता है। देखो इसमें डिफरेंस क्या हुआ, ओपन बैलेट में क्या है कि आपकी पार्टी को पता चल जाएगा कि कौन से एमपी ने किसको वोट डाला, लेकिन सीक्रेट बैलेट में जरूरी नहीं है आपको बताना। तो यहां पर सीक्रेट बैलेट होता है, ये आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक और चीज याद रखिएगा, 16th वाइस प्रेसिडेंशियल का ये इलेक्शन होने वाला है। वैसे अगर आप देखोगे हमारे देश के अंदर जो वेंकैया नायडू जी हैं, ही इज द 13th वाइस प्रेसिडेंट। अब क्या होता है कि एक ही वाइस प्रेसिडेंट 2 बार बन जाते हैं, तो इसीलिए यहां पर अगर इलेक्शन की बात करें तो ये 16th होने जा रहा है, लेकिन जो नए उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे ही विल बी द 14th, ये आप ध्यान रखिएगा। अब जब मैंने आपको बताया कि दोनों हाउसेस के जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तो क्वेश्चन ये है कि अभी प्रेजेंट में कितने एमपीज हैं। देखो राज्यसभा के अंदर अगर आप देखिए तो 233 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इलेक्टेड एमपीज हैं। इसके अलावा आपको पता होगा राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, तो ये पार्टिसिपेट करेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। अब कंफ्यूज मत हो जाना,
प्रेसिडेंट के चुनाव में इलेक्टेड मेंबर्स ही सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, वो यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करते। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट के चुनाव में सिर्फ जो इलेक्टेड एमपीज हैं लोकसभा राज्यसभा, और साथ ही साथ आपको पता होगा प्रेसिडेंट के चुनाव में जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं, एमएलएज होते हैं देश के अंदर, वो सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों एमपीज, यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ जो संसद है, पार्लियामेंट है दोनों हाउसेस के, वही पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके अलावा लोकसभा के अंदर प्रेजेंट में 543 इलेक्टेड मेंबर्स हैं। तो टोटल मिलाकर यहां पर 788 मेंबर्स प्रेजेंट में जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर ये जो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब क्या हुआ। देखो यहां पर मान के चलिए कि सपोज अभी तो जो है आपका जगदीप धाकर जी को उतारा गया है मैदान में वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। तो इन केस मान लीजिए कोई भी ऑपोजिशन की तरफ से नहीं उतारा जाता, तो ऑटोमेटिकली क्या है, वो यहां पर जीत जाएंगे। मतलब अनअपोज्ड कोई भी उनको अपोज नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। लेकिन मान लीजिए ऑपोजिशन ने एक कैंडिडेट को यहां पर उतारा, तो दो कैंडिडेट हो गए, एक बीजेपी की तरफ से और एक आपका ऑपोजिशन की तरफ से। तो दोनों के बीच में यहां पर वोटिंग होगी, तो चलो दो ही कैंडिडेट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान के चलो दो से जब ज्यादा कैंडिडेट होते हैं, 3 4 5, तो मान लीजिए अगर 5 कैंडिडेट हैं, तो उस केस में क्या होगा कि एक बैलेट पेपर होगा, उसमें उन पांचों के नाम लिखे रहते हैं यहां पर। तो मान लीजिए यहां पर जगदीप धाकर जी का नाम है, तो उसके आगे उनको यहां पर जो एमपीज हैं उनको क्या करना होता है, यहां पर प्रेफरेंसेस मार्क करने होते हैं। प्रेफरेंसेस मतलब उनके नाम के आगे मान लो 1 लगा दिया, फिर किसी दूसरे कैंडिडेट के नाम के आगे 2 लगाया, फिर ऐसे 3 लगाया। इस तरह से प्रेफरेंस मार्क करना होता है। तो यहां पर क्या है कि जो एक पर्टिकुलर आपका नंबर चाहिए होता है अगर वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो मान लीजिए अगर पहले राउंड में ही काउंटिंग होती है कि जगदीश धाकर जी को प्रेफरेंस कितना मिला। अगर मान लो मेजॉरिटी से ज़्यादा मिलता है तब तो ऑटोमेटिक फिर वो बन जाएंगे, लेकिन उनको एक पर्टिकुलर नंबर अचीव नहीं हो पाता, मेजॉरिटी का नंबर अचीव नहीं हो पाता। तो क्या होता है कि जिन लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस उनको दिया था वो यहां पर वोट उधर ट्रांसफर हो जाता है और फिर चेक किया जाता है कि यहां पर कितना उनको जो है वोटिंग मिला है टोटल। और इस तरह से ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है आपका काम करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहां पर जो मैंने आपको बताया ना, ये 1 2 3, या तो आपको न्यूमेरिकल जो रोमन फॉर्म है उसमें लिख दीजिए, या फिर जो इंडियन लैंग्वेजेस का कोई भी फॉर्म है उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। और यहां पर इलेक्शन कमीशन ने यह भी बोला है कि एक प्रेफरेंस तो आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका बैलेट पेपर इनवैलिड हो जाएगा। अगर आपको वैलिड बनाना है तो उसको एटलीस्ट एक प्रेफरेंस देना चाहिए। बाकी अब प्रेफरेंस देना चाहो नहीं देना चाहो इसमें आपका चॉइस है, ऑप्शनल है, लेकिन एक प्रेफरेंस आपको यहां पर देना पड़ेगा। इसके अलावा एलिजिबिलिटी भी समझ लीजिए क्या होता है कि यहां पर आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सिटीजन ऑफ इंडिया, और एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज यहां पर होनी पड़ेगी, आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई करोगे। इसके अलावा यहां पर जो राज्यसभा के अंदर क्वालिफिकेशन होता है एज अ मेंबर, उसको भी क्वालिफाई करना होता है। मतलब अगर आप राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और 35 ईयर्स आपने कंप्लीट कर लिया है, इस केस में यहां पर आपको जो है ये आप एलिजिबल बन जाते हो वाइस प्रेसिडेंट के लिए। इसके अलावा यहां पर एक और चीज पता होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट बनते समय आप किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हो सकते। मतलब राज्यसभा लोकसभा अगर आप मेंबर हो और अगर आप उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली यहां पर मेंबर के पद से आप इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आई होप कि आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हैं कि इन केस मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट अगर डिक्लेयर कर देता है, मान लो अभी जगदीश धाकर जी का यहाँ पर इलेक्शन होता है, जगदीप धाकर जी का इलेक्शन होता है और 6 महीने के बाद मान लो उनका इलेक्शन वॉइड करार दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उस केस में उन्होंने 6 महीने के अंदर जो भी यहाँ पर डिसीजन लिया था, उस डिसीजन का क्या होगा आपको ये बताना है यहाँ पर। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब काफ़ी आसान हो गई है, क्योंकि अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं इसमें इतने सारे फीचर्स दिए जा रहे हैं। अभी के लिए आपको सिर्फ 19,000 में मिल जाएगा अगर आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाते हैं और कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव। तो इसको जल्द से जल्द अवेल कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। Hello everyone, I am Nitish. I am student of Study IQ Live Foundation Batch 1. I want to share my experience about class content, faculty and my
mentor Munib Bhatt sir. Class content is very good. The way Shashank Tyagi sir teach is very awesome, and every single doubt is resolved at the end of class. I especially thank to Miss Munib Bhatt sir who resolved. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।